नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें विस्तार से दिखाते हैं। शुरुआत भोपाल से आती एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बसपा विधायक के पति पर अब इनाम की राशि बढ़ गई है। बसपा एमएलए रामबाई के पति, इनके ऊपर आरोप है, गोविंद सिंह पर इनाम की राशि बढ़ा दी गई, 50,000 की गई। डीजीपी विवेक जौहरी ने इनाम की राशि को बढ़ाया है। गोविंद सिंह की तलाश में एसटीएफ भी लगातार सक्रिय है। कांग्रेस नेता की हत्या के मामले में गोविंद सिंह रामबाई के पति फरार चल रहे हैं। पिछले दिनों इस पर भी काफी विवाद हुआ, आरोप लगे, कोर्ट की सख्त टिप्पणी देखने को मिली और इसके बाद अब डीजीपी विवेक जौहरी ने इनाम की राशि को बढ़ाया है। हमारे सहयोगी सत्येंद्र हमारे साथ में जुड़ गए भोपाल से। जी सत्येंद्र, जानकारी दें। जैसा कि पता है, इस मामले में गोविंद सिंह अभी फरार चल रहे हैं। बसपा विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह अभी फरार चल रहे हैं और आज शाम को डीजीपी विवेक जौहरी ने 30,000 की राशि को बढ़ाकर 50,000 कर दिया। ये 50,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है इन पर। और गोविंद सिंह की गिरफ्तारी के लिए अब एसटीएफ को भी मैदान में उतार दिया गया। एसटीएफ एडीजी जो है विपिन महेश्वरी अपनी टीम के साथ इनकी तलाश कर रहे हैं। अभी तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुलिस एकदम सक्रिय हुई है और पुलिस बसपा विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह के पीछे लग चुकी है। हालांकि पुलिस ने आज देर शाम गोविंद सिंह के भाई हैं महेंद्र सिंह, बड़े भाई हैं महेंद्र सिंह, इनकी गिरफ्तारी कर ली है। और गोविंद सिंह के 2 भतीजे जयप्रकाश और वीरप्रकाश, उनकी भी गिरफ्तारी कर ली है। आरोप था दोनों पे कि इन्होंने गोविंद सिंह को संरक्षण दिया है और इनकी फरारी कटवाने में इनकी मदद की है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी अभी गोविंद सिंह की तलाश जारी है। पुलिस अभी इनकी तलाश में जुटी हुई है। देखना होगा कि कब तक इनकी गिरफ्तारी होती है। जी पुनीत, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे, कांग्रेस नेता की हत्या के मामले में बसपा विधायक के पति पर शिकंजा कस रहा है। बसपा विधायक के पति पर इनाम की राशि बढ़ा दी गई। बीएसपी विधायक रामबाई के पति आरोपी हैं हत्या के मामले में और उन पर लगातार शिकंजा कस रहा है। एसटीएफ का अमला भी जमीन पर उतारा गया। इनाम की राशि बढ़ाकर 50,000 की गई। संबंधित जो उनके लोग हैं जो प्रश्रय दे रहे हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो रही है। भोपाल से एक और बड़ी खबर है। कलेक्टर ने नई गाइडलाइन जारी कर दी। नाइट कर्फ्यू और बढ़ते कोरोना संक्रमण पर आदेश जारी हुआ है। शहर में कार्यक्रम रात 10 बजे तक खत्म करने पड़ेंगे। कार्यक्रमों में 100 से अधिक लोगों की मौजूदगी नहीं होगी। अधिक लोगों की उपस्थिति से पहले अनुमति लेना अनिवार्य होगा। गैर आवश्यक आवाजाही के ऊपर रोक होगी। तो नाइट कर्फ्यू और बढ़ते संक्रमण को लेकर जो व्यवस्था सरकार ने तय की थी, इसमें अब निर्देश आने शुरू हो गए हैं। नाइट कर्फ्यू के दौरान क्या और किस तरह के हालात रहेंगे, किस तरह गाइडलाइन होगी, अब ये एक के बाद एक नियम सामने आते जा रहे हैं। शिखिल ब्यौर हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। शिखिल, बताएं, जानकारी दें। देखिए, जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण के जो मामले बढ़ते यहाँ पर जा रहा है, उसे देखते हुए कलेक्टर अविनाश लवानिया ने गाइडलाइन कुछ ही देर पहले यहाँ पर जारी की है और इसमें बताया गया है कि जो 10 बजे तक है वो पूरे कार्यक्रम शहर में समाप्त यहाँ पर करने होंगे। और इतना ही नहीं बल्कि जो इनकी संख्या यहाँ पर होगी वो अधिकतम 100 लोग जो है वो कार्यक्रमों में यहाँ पर शामिल हो सकेंगे। और सबसे बड़ी बात ये भी है पुनीत की, जिस प्रकार से जो होली के कार्यक्रमों को लेकर तैयारियां यहाँ पर संगठन अलग अलग कर रहे थे, उन पर भी यहाँ पर रोक लगा दी गई है। तो होली में जो आयोजन, रैलियां और जो गैर निकालने की जो परंपराएं थी, वो उनका निर्वहन इस बार नहीं हो पाएगा। वहीं अगर देखा जाए तो नाइट कर्फ्यू के दौरान यानी कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जो भी गैर अनावश्यक रूप से आवाजाही है, उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध यहाँ पर लगा दिया गया है। और यह भी यहाँ पर निर्देश में कहा गया है कि यदि इस प्रकार की नियमों को अगर कोई तोड़ता हुआ यहाँ पर पाया गया, अगर गैर आवश्यक काम के सिलसिले में घरों से बाहर निकले या यात्री ना हो या बस स्टैंड जाने वाले लोग ना हो, जिनकी ट्रेन यहाँ पर ना हो या फिर जो एयरपोर्ट जाने वाले यात्री हैं वो ना हो, उनके अलावा जो भी व्यक्ति यहाँ पर होगा, अगर उसके पास परिचय पत्र या वाजिब कारण यहाँ पर नहीं होगा तो कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। और इसी को देखते हुए करीब शहर में 600 पुलिस कर्मियों को अलग अलग जगह तैनाती की बात भी यहाँ पर कही गई है। और नाइट कर्फ्यू के दौरान ये
अलग अलग चौराहों पर यहाँ पर खड़े रहेंगे और साथ ही साथ इस बात की नजर यहाँ पर बनाएंगे कि नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन कोई यहाँ पर ना करे। और इसके अलावा आदेश में यह भी साफ किया गया है कि जो आयोजन यहाँ पर किए जाएंगे उनमें पेट्रोलिंग भी होगी और इसमें नगर निगम की टीम के साथ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी यहाँ पर होगी। तो कुल मिलाकर पुनीत एक पूरी तैयारी यहाँ पर कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने कर ली है और इस संबंध में अब एक नई गाइडलाइन भी यहाँ पर जारी कर दी गई है। जी शुक्रिया आपका शकील इस पूरी जानकारी के लिए। तो नई गाइडलाइन के मुताबिक इसका लबोलबाब यही कि बिना कारण के रात के समय निकलने के ऊपर पाबंदी होगी। इसके अलावा जो आयोजन है उसके लिए भी अब गाइडलाइन आ गई, सीमित संख्या में लोग जुट पाएंगे। आगे जो बड़े आयोजन हो रहे हैं उनको झटका लग सकता है। मध्य प्रदेश के 2 शहरों में आज से नाइट कर्फ्यू की शुरुआत हो रही है। भोपाल, इंदौर, आज से यहां नाइट कर्फ्यू शुरू हो जाएगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। नगरीय निकायों के अफसरों को निर्देश दे दिए गए। मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। डेयरी, थोक किराना, दवाइयों की दुकानें खुली रहेंगी। लोगों की अनावश्यक आवाजाही पर पूरी तरह रोक होगी। 8 शहरों में रात को 10 बजे तक बाजार बंद कर देने पड़ेंगे और रात 10 बजे के बाद सभी बाजार, दुकानें बंद करने का आदेश भी जारी हो चुका है। तो भोपाल, इंदौर में नाइट कर्फ्यू की शुरुआत हो रही है। कुल 10 शहर हैं जहां 10 बजे रात तक बाजार बंद करने की अनिवार्यता होगी। सुबह 6 बजे तक केवल कोई ठोस कारण होगा तभी घरों से बाहर निकलने की अनुमति है। इसके अलावा कौन सी दुकानें खुली रहेंगी, आवश्यक श्रेणी में किन्हें रखा गया, इसको लेकर के भी गाइडलाइन आ चुकी है। अनावश्यक आवाजाही पर पूरी तरह प्रतिबंध है। वाजिब कारण देकर के ही घर से बाहर निकला जा सकता है। 8 शहर हैं जहां रात 10 बजे तक बाजारों को बंद करने का निर्देश है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद की स्थिति रहेगी। मध्य प्रदेश में बढ़ते फैलते कोरोना को लेकर के नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने नगरीय निकायों के अधिकारियों को भी अलर्ट किया। इस दौरान नगरीय निकायों के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सैनिटाइजेशन के साथ मास्क को लेकर अभियान में तेजी लाई जाए। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने बताया कि बीते दिन कोरोना को लेकर लोग कुछ लापरवाह दिखे हैं, जिसका नतीजा अब दिख रहा है। लगातार संक्रमित मरीज बढ़ रहे हैं, आंकड़ा तेजी से ऊपर जा रहा है। इंदौर में रात 10 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू होगा। व्यापारियों को समझा दिया गया है। शहर में केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के अलावा कोई और भी दुकान नहीं खुलेगी। लोगों की आवाजाही को रोकने के लिए पुलिस अब सख्ती करेगी। नाइट कर्फ्यू के दौरान डेयरी, थोक किराना, दवाओं की दुकानें ही खुलेंगी। जबलपुर जिला प्रशासन ने आम आदमी पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। जिला प्रशासन ने बुधवार को सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया कि पेट्रोल पंप कर्मी मास्क और ग्लव्स पहनकर ही पेट्रोल डीजल देने का काम करें। मध्य प्रदेश में भी केसों की संख्या बढ़ी है और इसलिए जरूरी काम छोड़ के अनावश्यक लोगों का आवागमन ना हो, इसको ध्यान में रखकर नाइट कर्फ्यू शुरू हुआ है। आगे जैसी आवश्यकता होगी वैसा करेंगे। सभी लोगों से आह्वान है कि रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का जो टाइम है वो नाइट कर्फ्यू का टाइम रहेगा। सभी लोग अपने सभी कार्य संपादित कर पूर्ण कर 10 बजे से पहले वापस घर पहुंच जाएं। 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार का आवागमन जो है वो प्रतिबंधित रहेगा। इन प्रतिबंधों में सिर्फ दवा की दुकान, राशन की जो जरूरी दुकानें, उनको छोड़ करके जो आवश्यक सेवाएं हैं बाकी चीज़ें प्रतिबंधित रहेंगी। समान तौर पे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट जैसी चीज़ें मुक्त रहेंगी। पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के द्वारा स्वयं बिना मास्क के पेट्रोल वितरण किया जा रहा है। चालानी कार्रवाई करके इनके विरुद्ध और इनको समझाइश दी जा रही है कि बिना मास्क के आप पेट्रोल वितरण ना करें। अगर करते हैं तो इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई होगी। कानून व्यवस्था को लेकर जब जब मध्य प्रदेश का जिक्र छिड़ता था तो इसे शांति का टापू कहा जाता रहा, लेकिन अब ये टापू धीरे धीरे अशांत हो रहा है। ग्वालियर, चंबल में खनन माफिया के हमले लगातार सुर्खियों में आते हैं। अब दिन दहाड़े हत्याएं भी हो रही हैं।
मामला रायसेन में करणी सेना जिला अध्यक्ष और छतरपुर में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष की हत्या का है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष की हत्या के बाद प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी कमलनाथ ने 7 विधायकों का एक दल बनाया, रिपोर्ट देने को कहा, जबकि सरकार ये कहती है कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा। ये मंगलवार शाम को 7 बजे छतरपुर के बड़ा मलेहरा के एक होटल की तस्वीर है, जब बाइक पर आए 2 हमलावरों ने कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष इंद्र प्रताप सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। दूसरी तरफ ये तस्वीर रायसेन की, जहां करणी सेना के जिला अध्यक्ष शिवराज सिंह राजपूत का शव 16 घंटे तक थाने के सामने रखकर लोगों ने जाम कर दिया। ये दोनों वारदातें बताती हैं कि बदमाश किस कदर बेखौफ हैं। छतरपुर में ब्लॉक अध्यक्ष की हत्या के बाद स्थानीय लोग और कांग्रेस नेताओं में आक्रोश है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर तुरंत कार्रवाई की मांग की। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 7 कांग्रेस विधायकों की टीम को घटनास्थल पर जाकर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। पिछले 5 साल पहले इनके भाई की हत्या की गई थी। उसके बाद मुलजिम पकड़े गए और बिजौर की जेल में उनको रखा गया। जेल तोड़ के भाग लिए। हम लोग निरंतर इस बात के लिए लड़ाई लड़ते रहे इस परिवार के साथ में कि उनको पकड़ा जाए, नहीं तो इसकी हत्या हो जाएगी। और वही हुआ जो डर था। अरे हमारे वहाँ के जो विधायक जी हैं चतुर्वेदी जी, उन्होंने कई बार एसपी को मिले, अगर उनकी सिक्योरिटी नहीं हटाते तो हो सकता है उसकी हत्या नहीं होती। निश्चित तौर पर इसमें भी ये भी एक साजिश है और मैं इसे दावे के साथ में कह सकता हूँ। दोनों ही वारदात के आरोपी अभी तक फरार हैं, जिसे लेकर रायसेन और बड़ा मलेहरा में तनाव के हालात बने हुए हैं। पुलिस बल भले ही काफी संख्या में हो, लेकिन लोगों का गुस्सा कम होता नहीं दिख रहा। इधर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रहे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा उज्जैन और रतलाम के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने साफ साफ कहा कि किसी भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा। हमको जब सरकार मिली थी तो मध्य प्रदेश के अंदर गड़रिया गैंग था, निर्भय का गैंग था, जगजीवन का गैंग था, ठोकिया का गैंग था, विंध्य तक था, नक्सली थे, नक्सलाइट थे, सिमी का नेटवर्क था। इन 15 सालों में एक हाथ दिख रहा है इनमें से। आप घटना या दुर्घटना की बात करोगे उससे गैंगवार से नहीं जोड़ सकते। सुनियोजित जो वसूली होती है, जो गैंगवार होता है, जो माफिया होता है, हम उसका खात्मा कर सकते हैं और वो हम कर रहे हैं। घटनाएं हैं ये, कोई भी अपराधी हो बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश में अपराध की सिर्फ ये 2 घटनाएं नहीं, चंबल में मंगलवार को रेत माफिया ने थाना प्रभारी समेत 2 लोगों को घायल कर दिया। वैसे ग्वालियर चंबल में माफिया के हमले अब रोजाना की बात बनती जा रही है। रायसेन से संतोष मालवी और छतरपुर से नरेंद्र परमार के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। प्रदेश में अवैध कॉलोनियों के काले कारोबार पर लगाम लगाने के लिए शासन प्रशासन जुटा है। कहीं FIR तो कहीं अवैध निर्माण को जमींदोज कर कार्रवाई की जा रही। सियासतदानों से लेकर आम जनता तक में इसकी चर्चा है, लेकिन हकीकत यह है कि अवैध कॉलोनियों पर पूरी तरह अंकुश लगाना फिलहाल संभव नहीं दिखता। ऐसा क्यों कह रहे हैं, रिपोर्ट में समझिए। राजधानी भोपाल समेत इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर से लेकर प्रदेश के कई जिलों में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सरकार की जंग जारी है। अधिकारियों को निर्देश है कि किसी भी सूरत में अवैध कॉलोनियों का जाल पनपना नहीं चाहिए, लेकिन सरकार के खाली खजाने को भरने के लिए जनता को ठगने का काम किया जा रहा है। मामला अवैध कॉलोनियों में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। पूरे प्रदेश में किसी भी अवैध कॉलोनी या अवैध निर्माण को लेकर रजिस्ट्री पर कोई रोक ही नहीं है, जबकि रेरा भी अवैध कॉलोनी की रजिस्ट्री को लेकर कई बार सवाल खड़े कर चुका है। अर्बन एक्सपर्ट बताते हैं कि महज कुछ अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई से इन पर रोक नहीं लग सकती। मुझे ऐसा लगता है कि विभागों का समन्वय नहीं है और इस समन्वय न होने के कारण जनता कहीं ना कहीं ठगी जा रही है। तो इसलिए विभाग को, सरकार को चाहिए कि पहले सभी विभागों का समन्वय करे, डायवर्शन पे मास्टर प्लान के अनुसार डायवर्शन के नियम लागू हों। देश के सबसे बड़े रियल एस्टेट कारोबारियों के संगठन क्रेडाई की भी इस पर आपत्ति रही है। क्रेडाई के प्रदेश पदाधिकारी बताते हैं, अवैध कॉलोनियों को लेकर पहले भी सरकार से कई बार बातचीत हुई है,
पर भारी राजस्व मिलने के कारण इस पर फैसला नहीं हो सका। अवैध कॉलोनियों का जाल फैलता ही जा रहा है। प्रदेश में 6500 से अधिक अवैध कॉलोनियां, भोपाल में ही 587 अवैध कॉलोनी, बिना रेरा पंजीयन विकसित कॉलोनी अवैध हैं। ऐसी कॉलोनियों का विकास नहीं हो पाता। सरकार इसे कभी भी जमींदोज कर सकती है। औसतन 40% रजिस्ट्री अवैध कॉलोनी की होती है। कि राजस्व के मामले में जब चूंकि इन सब रजिस्ट्री से भी सरकार को राजस्व मिलता है, इस कारण कहीं ना कहीं ढिलाई हो जाती है। लेकिन चूंकि अवैध ही रहेगा हमेशा, इसलिए इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अंततः जो पूंजी का नुकसान आम जनता का भी होता है। मामले पर राजस्व और नगरीय विकास मंत्री से बातचीत की गई तो जवाब भी गोलमोल ही मिला। नगरीय विकास एवं आवास से मंत्री भूपेंद्र सिंह का मानना है कि इसके कई कारण हैं। सरकार समय समय पर मामले पर निर्णय लेती है, तो वहीं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत अलग ही राग अलापते नजर आए। के कई कारण हैं, उन पे सब पे विस्तार से चर्चा समय समय पे होती है और उस सब आधार पर सरकार निर्णय करती है। कॉलोनियों की जांच होगी और एक प्रश्न किया था राहुल लोधी ने, उसका जवाब भी सरकार ने दिया है कि अवैध कॉलोनी वाले का अगर उसकी रेरा की परमिशन नहीं है, उसे लिखना पड़ेगा कि रेरा की परमिशन है कि नहीं, वो वैध है अवैध उसे लिखना पड़ेगा। अवैध कॉलोनियों के जाल में फंसकर लोग बड़ी आसानी से अपनी मेहनत की कमाई गंवा देते हैं। जरूरत सिर्फ कार्रवाई की नहीं, बल्कि इस समस्या को जड़ से खत्म करने की है। शायद ये निर्णय पहले ही लिया जाता तो अब तक प्रदेश के लाखों लोग ठगे न जाते। शिकिल व्यवहार, IBC 24, भोपाल। मुरैना में रेत माफिया कितने बेखौफ है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगता है कि माफिया के हमले में पुलिसकर्मी घायल होने के बावजूद कोई केस दर्ज नहीं किया गया। दरअसल बागचीनी थाना पुलिस को सूचना मिली कि रेत से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली एक्सीडेंट करके भागा है। सूचना के बाद पुलिस रेत माफिया को पकड़ने नेवता गांव गई। बागचीनी और सिविल लाइन पुलिस पर बदमाशों ने अटैक कर दिया, जिसमें बागचीनी थाना प्रभारी शिव प्रताप राजावत और 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। इतना ही नहीं, आरोपियों ने बालचीनी थाने की गाड़ी को पथराव किया, लाठी डंडों से क्षतिग्रस्त किया। इस पूरे मामले में थाना प्रभारी सिविल लाइन विनय यादव ने अभी तक घायल थाना प्रभारी की तरफ से कोई केस दर्ज नहीं किया और इस पर कई सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि वो व्यक्ति घिरा हुआ था तो उसको बचाने पुलिस पहुंची, तो तब पथराव और ये अटैक चालू था, तो पुलिस ने बड़े ही समझबूझ से उनको जो फरियादी के पक्ष की पार्टी थी उनको बचाया वहां से और वहां से निकल कर आए। इसमें गाड़ियों में थोड़े बहुत पत्थर लगे हैं, परंतु कुछ विशेष इसमें हानि नहीं हुई। एक्सीडेंट हुआ, इसमें अलग से मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि तेजी से और लापरवाही से गाड़ी चलाई जा रही थी और उसमें क्योंकि रेत भी था, तो इस तरीके से कायमी की गई है। कोरोना के दौर में ग्वालियर जिले में जमीनों की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिलेगा। जिला मूल्यांकन समिति ने शहरी क्षेत्र की कलेक्टर गाइडलाइन में औसत 20% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव पास किया। मुख्य मार्ग अब वाणिज्यिक दरों से होगी। आवासीय दर को खत्म कर दिया है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में औसतन वृद्धि 15% की प्रस्तावित की है। खेती पर 13% की बढ़ोतरी की गई है। दरअसल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में जिला मूल्यांकन समिति की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें पंजीयन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए नई कलेक्टर गाइडलाइन का प्रस्ताव रखा। वितरवार में बढ़ोतरी का प्रस्ताव नहीं दिया था, जिसको लेकर आपत्ति की गई। नया प्रस्ताव मांगा गया। आपत्तियों के निराकरण के बाद नई गाइडलाइन शासन को भेज दी जाएगी। एवरेज हमारा 15 से 20% का इंक्रीज है। अलग अलग क्षेत्रों में कहीं पे 100% भी इंक्रीज है और कहीं पे 5% भी इंक्रीज है, तो एवरेज 20% का है। ग्वालियर चंबल अंचल का ख्याति प्राप्त सफेद पत्थर भले दुनिया में कई देशों में निर्यात होता हो, लेकिन पत्थर को उसके अपने शहर ग्वालियर में कोई सम्मान नहीं है। नगर निगम ग्वालियर के साथ साथ अन्य विभाग शहरी विकास के काम में अंचल के पत्थर का इस्तेमाल नहीं करते, जबकि राजस्थान से आने वाले लाल पत्थर को तरजीह दी जा रही है। पत्थर की इस उपेक्षा से न केवल पत्थर कारोबारियों में आक्रोश है, बल्कि शहर के अन्य व्यापारी संगठन भी इसको ठीक नहीं मानते। कारोबारी कहते हैं कि सरकारी काम में ऐसा किया जाना शासन की लोकल फॉर वोकल वाली रीति नीति को झुठलाता है। ग्वालियर का पत्थर राजस्थान के लाल पत्थर के मुकाबले काफी मजबूत और आकर्षक है। अब ऐसे में ग्वालियर कलेक्टर का कहना है कि आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे कि सफेद पत्थर का सरकारी कार्यों में उपयोग हो पाए।
में आगे से जो भी कार्य योजना बने उसमें इस बात का ध्यान रखा जाए कि ग्वालियर की खदानों से उत्पादित पत्थर ही उसमें लगवाया जाए, जिससे यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को रोजगार मिलेगा, व्यापार मिलेगा और एक अच्छी क्वालिटी पैदा होगी। क्या है, अब अपने लोग कंपलसरी तो ऐसा नहीं कर सकते कि इसी चीज़ का यूज़ करें, हम इसको प्रोत्साहित जरूर कर सकते हैं। और हाँ, अगर कोई घटिया सामग्री यूज़ कर रही है और ऐसी हमारे संज्ञान में आती है तो हम उस पर कार्रवाई करें। पिछले महीने पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को पदोन्नति संबंधी आदेश जारी कर दिया था, लेकिन भोपाल पुलिस के अफसरों पर पीएचक्यू के इस आदेश का असर नहीं दिख रहा। पीएचक्यू का आदेश था कि सभी जिले 3 मार्च को अपने अपने जिले में सिपाही से हवलदार और हवलदार से एएसआई पदोन्नति कर प्रभार देंगे, लेकिन 15 दिन बीत गए। बावजूद इसके भोपाल पुलिस अधिकारी आरक्षकों को हवलदार के पद पर पदोन्नति नहीं कर पाए। हालांकि देहात डीआईजी ने भोपाल संभाग में हवलदार से एएसआई के पद पर पदोन्नति कर दी। भोपाल में तकरीबन 757 सिपाही पदोन्नत होने हैं, जिनकी लिस्ट अभी रुकी है। सूत्रों की माने तो लिस्ट तो 3 मार्च को ही बन गई। कमेटी ने लिस्ट तैयार कर सूची जारी करने के लिए अधिकारियों को भेजी, लेकिन अफसरों की आपसी खींचतान में सूची अटक गई। हालांकि पुलिस मुख्यालय को जब इस बात की भनक लगी तो एक बार फिर लिस्ट जारी करने की हिदायत दी गई। ऐसे में अब जल्दी लिस्ट आने की उम्मीद है। आरक्षक से प्रधान आरक्षक के लिए चार्ज दिया जाना है, प्रभार दिया जाना है, प्रभार प्रधान आरक्षक का। उसके संबंध में भोपाल में लगभग 750 कर्मचारी योग्यता की श्रेणी में हैं। उन सभी योग्य कर्मचारियों के रिकॉर्ड की छानबीन की जा रही है। योग्यता के आधार पर उसमें से प्रधान आरक्षक के पद का कार्यभार संबंधित कर्मचारियों को दिया जाएगा। ऐसी संभावना है कि अगले 1-2 दिनों में यह कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।